हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, आकाश आ चुके हैं, अहिर आ चुके हैं, और ये क्या नाम है भैया, उसके बाद बोबी जी आ चुके हैं, राधे राधे, लोकेश आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, मोहम्मद आ चुके हैं, आकाश चतुर्वेदी हैं या कुछ है आगे नाम, पूरा नाम नहीं आता है, बड़ा होता है तो। चलिए फिर, निवेश मीना आ चुके हैं। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र कैसे कैसे काम करता है वो हम पढ़ रहे थे। याद है कल की क्लास? चलिए नहीं याद है तो 5 मिनट में मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो कल हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से वो 4 पार्ट्स थे? सबसे पहले हम पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? टेस्टिस कहलाते हैं, वृषण कहलाते हैं। यही पढ़ा था हमने। हाँ जी मैम, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, लेफ्ट राइट, 2 टेस्टिस 2 वृषण होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस टेस्टिस के अंदर कुछ डक्ट्स काम आती हैं जिनको हम एसेसरी डक्ट्स कहते हैं, जिनको हम सहायक नलिकाएं कहते हैं। 4 होती हैं, चारों के नाम पढ़ाए थे। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप करके ये बताओ कि स्पर्म स्टोरेज, जो स्पर्म्स होते हैं उनका स्टोर कहां होता है, कौन से टाइप की डक्ट में होता है, या स्पर्म्स का मैच्योरेशन कौन से प्रकार की नलिकाओं में होता है? फटाक से कमेंट करो, मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। मैम नेट इशू, किसकी साइड से नेट इशू है? मैम की साइड से तो नहीं है, मैम का तो बढ़िया चल रहा है नेट। हाँ जी, जल्दी बताओ। आर के सक्सेना कह रहे हैं केमिस्ट्री के नोट्स हिंदी में नहीं मिल रहा है। अरे बोला तो था कल की क्लास में, रोज बोलूं क्या मैं? हाँ, कि केमिस्ट्री की क्लास के नोट्स अपलोड हो, केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। हाँ जी, फटाक से बताओ कि कौन सी जो डक्ट्स थी, कौन सी नलियां थी जहां पर स्पर्म स्टोर हो रहे थे? एपिडाइडमिस, कल पढ़ाया था ना। एपिडाइडमिस, जिसको हिंदी में अधिवृषण कहते हैं, इन नलियों के अंदर स्पर्म स्टोर भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। चलिए, जिसने सही आंसर दिया भाई वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर मैंने कहा था कि जो स्पर्म्स जो हैं वो इस नली से, इस नली का नाम हमने क्या बताया था? वास डेफरेंस नली। ये स्पर्म्स को टेस्टिस से आउट कर देती है। यहां पे स्पर्म्स बने, बहुत सारे शुक्राणु कोशिकाएं यहां पे बनती हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। और ये वास डेफरेंस नली स्पर्म्स को आउट करती है। आउट का मतलब कहां से? टेस्टिस से बाहर की तरफ लेके जाती है। तो यहां से ऐसे स्पर्म्स आ रहे हैं इस नली से। अब ये स्पर्म्स जब इस नली से यहां से गुजरते हैं स्पर्म्स, अब आप कहोगे मैम स्पर्म्स कैसे गुजरते हैं? अरे कितनी बार पढ़ाऊं कि स्पर्म सेल्स मोटाइल होती हैं। मोटाइल का मतलब इनमें गति होती है, इनमें स्पीड होती है ना? तो ये स्पर्म्स जब यहां से इस रास्ते से गुजरते हैं तो यहां पर कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिन ग्रंथियों को मेल ग्लैंड्स कहते हैं, जिनको पुरुष ग्रंथियां कहते हैं। और ये ग्रंथियां, देखो ग्रंथि जब भी कहीं होगी तो ग्रंथि कोई ना कोई चीज बना के सिक्रीट कर रही होगी, कोई चीज बना रही होगी। अब क्या चीज बनती है वो आज हम पढ़ेंगे। उसको सिक्रीट करती है। सिक्रेशन का मतलब होता है श्रावण करना, श्राव करना। तो जैसे ही स्पर्म्स यहां से आते हैं तो ये जो ग्रंथियां हैं, यहां पर 3 ग्रंथियां होती हैं कुल, ये अपना सिक्रेशन, अपना श्रावण इन स्पर्म्स के साथ भेज देती है। फिर वो सिक्रेशन और जो स्पर्म्स हैं वो मिलके यहां से बाहर इस हिस्से को बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, और ये एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है। यहां से स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन हो जाता है, यानी स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं। तो जो एग्जाम के क्वेश्चन बने वो ये बने कि ये बताइए मेल ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं और वो क्या क्या सिक्रीट करती हैं, वो क्या क्या सिक्रीट करती हैं। मैम कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। किसने बोला शेड्यूल फिक्स नहीं होता है? हमेशा फिक्स टाइम पे क्लासेस होती हैं। कैसे बातें कर लेते हो आप? हाँ, इससे ज्यादा फिक्स शेड्यूल तो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। आ जाओ, चलिए शुरू करते हैं। अब तो मेल ग्लैंड्स के नाम मैम ने कल क्या क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, है ना? 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। नर जनन तंत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पे चलेंगे, सेमाइनल वेसाइकल।
हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। सेमाइनल वेसाइकल हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। नंबर 2 पे आती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। और नंबर 3 पे आती है, उसको बोलते हैं बल्बोरुथ्रल ग्लैंड, और इसी का दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्रंथि। एक बात याद रखना बेटा कि अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये तीनों ग्रंथियां क्या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकती हैं, आप कहोगे नो, ये सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, ये नर जनन तंत्र के अंदर पाई जाती है। मैम आज फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ बेटा, फिजिक्स वाले सर के घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है, उनके पापा को शायद उन्होंने डिस्कस नहीं किया होगा, मुझे भी नहीं करना चाहिए, उनके पापा को कुछ अभी मेडिकल इमरजेंसी हुई है, इसलिए उनकी क्लास नहीं हुई थी। डोंट वरी, वो हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आओ, पहला अब हम पढ़ेंगे एक एक कि क्या काम करता है सेमाइनल वेसाइकल, क्या काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या काम करता है बल्बोरुथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले इनकी नंबरिंग पता होना चाहिए। सेमाइनल वेसाइकल नंबर में 2 होते हैं, शुक्राशय ग्रंथियां 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 ही होती है, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोरुथ्रल ग्लैंड 2 होती हैं। नंबरिंग इनकी याद कर लेना, ठीक है, संख्या में आप याद कर लेना, राइट। अब आओ एक नंबर पे लिखो सेमाइनल वेसाइकल क्या काम करती है। नंबर 1 पे लिखेंगे हम सेमाइनल वेसाइकल ग्रंथि क्या काम करती है। अभी आपको दिखाएंगे ये कहां पर होती है। हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि या सेमाइनल वेसाइकल। शुक्राशय ग्रंथि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। चलिए मैम सबसे पहले दिखा दीजिए, आइए आपको दिखाते हैं एक नंबर पे, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा ही होता है नर जनन तंत्र। जी मैम, ये नाम देख रहे हो आप, इस नाम में क्या लिखा हुआ है? सेमाइनल वेसाइकल। एक ये रहा सेमाइनल वेसाइकल, एक ये रहा, दिख रही है आपको? जी मैम। तो ये नंबर में कितनी होती हैं? 2। शुक्राशय ग्रंथि कितनी होती हैं? 2, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो प्यारे बच्चों यहां पे ये टेस्टिकल है, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला, यहां से क्या बना? स्पम्स बने, शुक्राणु कोशिकाएं बनी। ये नली वास डेफरेंस है, यहां से स्पम्स आ रहे हैं, और जैसे स्पम्स इस जगह आएंगे, इस जगह आएंगे, तो सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है? एक म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। ये क्या करती है? इस स्पर्म सेल्स के अंदर एक म्यूकस डाल देगी, ऐसे यहां से ये दोनों क्या करती है? म्यूकस डाल देती है, एक चिपचिपा पदार्थ, एक श्लेष्मा जिसको बोलते हैं, उसको डाल देती है। मिल्की कलर का, दूधिये रंग का होता है ये। चलिए तो लिख देते हैं फिर हम सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या है। सेमाइनल वेसाइकल का काम होता है, एक नंबर पे लिखो, ये म्यूकस सिक्रीट करती है। नंबर 1 पे लिखना, इट सिक्रीट्स म्यूकस। पहला काम क्या करती है? इट सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस हिंदी में लिखो, यह श्लेष्मा का श्रावण करती है, श्लेष्मा का श्रावण करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है एक दूधिये रंग का, मिल्की कलर का, लिख दो मिल्की कलर का, यानी दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। कलर में कैसा होगा? दूधिया रंग का, दूध के जैसा, हल्का दूध का जो कलर होता है वैसा। और ये कैसा होता है? ये चिपचिपा होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो बताइए अब स्पर्म्स के साथ क्या मिल गया? अब स्पर्म्स अकेले नहीं बचे हैं, स्पर्म्स तो टेस्टिकल से आए थे। जैसे ही स्पर्म इस सेमाइनल वेसाइकल में आएंगे तो सेमाइनल वेसाइकल क्या करेगी? एक म्यूकस सिक्रीट कर देगी, एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट कर देगी। तो स्पर्म्स के अंदर क्या मिक्स हो गया? म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ मिक्स हो गया। दूसरा, सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है आप बताओगे? इट सिक्रीट्स फ्रक्टोज। यह फ्रक्टोज का श्रावण करती है। नंबर 2 पे लिखो, यह फ्रक्टोज का श्रावण करती है, फ्रक्टोज सिक्रीट करती है। अब ये बताओ बच्चों, फ्रक्टोज क्या होता है? कभी आपने पढ़ा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या होती हैं? ये सब शुगर्स होती हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, शर्कराएं होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो बताओ फ्रक्टोज में एनर्जी होगा कि नहीं होगा? जी मैम, एनर्जी होता है फ्रक्टोज के अंदर।
फ्रक्टोज के अंदर ऊर्जा होती है। तो अब स्पर्म्स के साथ क्या मिक्स हो गया? मिल्की कलर का दूधिया रंग का म्यूकस चिपचिपा पदार्थ प्लस फ्रक्टोज ऐड हो गया। ये फ्रक्टोज बहुत बार एग्जाम में आता है, लिख देना इसको स्टार करके। फ्रक्टोज क्या काम करता है? फ्रक्टोज स्पर्म्स को एनर्जी देता है। इट गिव्स एनर्जी टू द स्पर्म्स। यह शुक्राणु कोशिकाओं को एनर्जी देता है, स्पर्म्स को ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। बच्चों, मैंने आपको कम से कम 10 बार एक बात बता दी है कि स्पर्म्स के अंदर गति होती है। स्पर्म सेल्स आर मोटाइल, इनमें गति होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स बने और बन के सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, मेल बॉडी से ट्रैवल करके ये फीमेल बॉडी में आ गए, इसका मतलब इनमें गति है, ये मोटाइल है। और गति करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो बताओ ये एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी फ्रक्टोज ने दी। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, सुनो। स्पर्म्स को एनर्जी देने का काम कौन सी कार्बोहाइड्रेट करती है? आंसर होगा फ्रक्टोज। आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज किसने बनाया? तो आप कहोगे मेल बॉडी में जो सेमाइनल वेसाइकल ग्रंथियां होती हैं, जो शुक्राशय ग्रंथियां होती हैं, वो फ्रक्टोज बनाती हैं और डाल के किसमें बना के वो स्पर्म्स के अंदर मिक्स कर देती हैं। इसका मतलब मैम अब स्पर्म्स के पास म्यूकस आ गया, फ्रक्टोज आ गया। जी हाँ, देखिए फोटो में, मैं आपको फोटो दिखा के समझाती हूं और अच्छे से। देखो, यहां से स्पर्म्स आए थे, अब स्पर्म इस रास्ते से गुजरे तो यहां पर सेमाइनल वेसाइकल ने एक तो म्यूकस डाल दिया, स्पर्म्स के साथ चिपचिपा पदार्थ डाल दिया। दूसरा काम क्या कर दिया? इसमें फ्रक्टोज ऐड कर दिया। अब ये स्पर्म्स का रास्ता है जाने का, तो अब क्या होगा बेटा? अब और नीचे की तरफ जाएंगी ये सारी चीजें। अब ये सारी चीज क्या क्या है? काउंट करो। स्पर्म्स है, फ्रक्टोज है और म्यूकस है। ये तीनों चीज जब नीचे की तरफ जाएंगी तो ये जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ चीज सिक्रीट करेगी, तो ये भी अपना सिक्रेशन डाल देगी। इस पीछे से जितनी भी सारी चीज आई है उसके अंदर ये भी अपना सिक्रेशन ऐड कर देती है। ये कुछ आयंस डाल देती है इसके अंदर। चलिए, तो 2 नंबर पे सेमाइनल वेसाइकल में आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है, ठीक है जी मैम। अब आओ नंबर 2 पे लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर 2 पे लिखिए प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड? वो सुनो, हिंदी में सेम नाम है बेटा, हिंदी में इसको प्रोस्टेट ग्रंथि ही कहते हैं। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है वो समझने की कोशिश करो। जितनी भी सारी पीछे से चीज आ रही है, अब पीछे से क्या क्या आया? म्यूकस आया, फ्रक्टोज आया और स्पर्म्स तो आए हैं, क्योंकि स्पर्म्स तो टेस्टिस में बन गए थे। आए जी, आए कि नहीं आए? जी मैम। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करती है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड, हिंदी में बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। ये ग्रंथि एक तो सिट्रिक एसिड ऐड करती है पीछे से जो चीज आई है उसमें, प्लस कुछ आयंस, जैसे कौन से आयंस? कैल्शियम आयंस। कौन से? कैल्शियम आयंस, प्लस फॉस्फेट आयंस, प्लस फॉस्फेट आयंस। ये आयन सिक्रीट कर देती है ये लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सा एसिड सिक्रीट करती है? सिट्रिक एसिड। कौन कौन से आयंस? कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट आयन। और पता है इन्हीं आयंस और इन सिट्रिक एसिड की वजह से स्पर्म्स में गति आती है। ये क्या काम करते हैं? ये दोनों मिलकर स्पर्म सेल्स को, शुक्राणु कोशिकाओं को क्या करते हैं? स्पर्म्स को डायरेक्शन एंड स्पीड देते हैं। डायरेक्शन एंड स्पीड देने का काम करते हैं, दिशा और चाल देने का काम करते हैं। हिंदी में लिखना, दिशा और गति प्रदान करते हैं। अरे जब तक स्पर्म्स के अंदर गति नहीं होगी
तो बेटा वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से। हाँ चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कौन सी ग्रंथि सिट्रिक एसिड बनाती है, आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। या पूछेगा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बनाती है, सिट्रिक एसिड। एग्जामिनर पूछता है कि जो शुक्राणु कोशिकाओं के अंदर गति आई है, जो स्पीड आई है, वो कहां से आई है, वो सिट्रिक एसिड और कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस की वजह से आई है। ठीक है जी मैम, याद कर लेंगे। हाँ जी मैम। तो अब इस फोटो में देखो ध्यान से, यहां से जब गुजरे स्पम्स और दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ, साथ में कैल्शियम आयन, सिट्रिक एसिड, ये सब बन गया। अब ये और नीचे आएगा तो ये देखो बल्ब के आकार की 2 ग्रंथि होती हैं जिनको बल्बोरुथल ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि ये भी ग्लैंड से तो कुछ ना कुछ चीज सिक्रीट करेंगी, तो ये सिक्रीट करने का काम करती है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है स्नेहक। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है जो पीछे से जितनी भी सारी चीज आई हैं उसके अंदर लुब्रिकेंट ऐड हो गया। अब लुब्रिकेंट ऐड हो गया तो ये चीजें इधर उधर नहीं जाएंगी, ये सीधा इस रास्ते से बाहर निकलेंगी। तो बल्बोरुथल ग्लैंड का एक काम होता है लुब्रिकेंट ऐड करना, और दूसरा काम इसका क्या होता है, अगर किसी इंसान का, क्या आप कहोगे बेटा ये सेमाइनल वेसाइकल कभी कभी फ्रक्टोज ना बना पाता है, तो कुछ केसेस में ये बल्बोरुथल ग्लैंड भी फ्रक्टोज बना देती है। इसलिए आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा कि बल्बोरुथल ग्लैंड भी फ्रक्टोज सिक्रीट कर सकती है, लेकिन सारे केसेस में नहीं, सारे केसेस में नहीं। ठीक है, चलो आ जाइए, क्या बात करते हैं। मैंने अभी बैच लिया तो पुरानी क्लासेस देखो बेटा, या आप कल की क्लास में हमें ज्वाइन करना, नहीं समझ में आएगा बीच में पढ़ोगे तो। ठीक है, बल्बोरुथल ग्लैंड तो लिख दीजिए नंबर 3 पे। जो बल्ब के आकार की ग्रंथियां होती हैं उनको हम बल्बोरुथल ग्लैंड्स कहते हैं। नंबर 3 पे लिखो। अगर किसी बच्चे ने आज कल में बैच ज्वाइन किया है, प्लीज पीछे की क्लासेस करके आए, नया चैप्टर शुरू होगा तो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिखो बल्बोरुथल ग्लैंड्स। नंबर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। हिंदी में सेम नाम है, बल्बोरुथल ग्रंथि कहते हैं। बच्चों ये ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से रेलवे तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मैं जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब ईयर का नाम देखोगे। लगातार एक ही साल में इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलिए, बल्बोरुथल ग्लैंड्स नंबर में कितनी होती है मैम? 2। इनका दूसरा नाम क्या होता है? कल पढ़ा चुकी हूं, इनका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड्स। तो अगर एग्जामिनर पूछे काउपर्स ग्रंथि किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं काउपर्स ग्रंथियां। काम क्या करती हैं? इनका फंक्शन लिखो। बल्बोरुथल ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्यों है? लुब्रिकेंट बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? ल्यूब्रिकेंट बनाती हैं। ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट करती हैं, हिंदी में बोलेंगे स्नेहक बनाती है। और इसी ल्यूब्रिकेंट की वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो इधर उधर चिपकते नहीं है, डायरेक्टली बाहर निकलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया से। ठीक है, और कुछ केसेस में जब कभी किसी इंसान की सेमाइनल वेसाइकल ग्रंथियां काम नहीं कर पाती हैं ढंग से, तो कुछ केसेस में ये फ्रक्टोज भी बना सकती हैं। कुछ केसेस में फ्रक्टोज बना सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं बनता है, जनरली नहीं बनता है, ये याद रखना। जनरली नहीं बनता है, कुछ केसेस में बना सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर एग्जामिनर आपसे डिटेल में पूछना चाहे, वो कहे कि अगर किसी इंसान की सेमाइनल वेसाइकल ग्रंथियां खराब हो जाएं, तो क्या फ्रक्टोज कोई और ग्रंथि बना सकती है? आप कहोगे यस। कौन सी ग्रंथियां बना सकती हैं? बल्बोरुथल ग्लैंड्स बना सकती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? हुआ कि नहीं? यस मैम, हो गया। चलिए, तो इसने ल्यूब्रिकेंट डाल दिया।
ल्यूब्रिकेंट से स्पर्म्स चिपकेंगे नहीं, सीधा बाहर जाएंगे। ये देखो बेटा, अब यहां पर ल्यूब्रिकेशन ऐड हो गया। मैं फिर से समझा रही हूं, प्लीज ढंग से समझना, कमेंट मत करो। एक टेस्टिकल, दूसरा टेस्टिकल, इसमें भी स्पर्म्स बने, इसमें भी स्पर्म्स बने। इसके स्पर्म्स इस रास्ते से आए, इसके स्पर्म्स इस रास्ते से आए। जैसे ही दोनों साइड से स्पर्म्स आते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं आती हैं, तो इस रास्ते से गुजरेंगी तो सेमाइनल वेसाइकल फ्रक्टोज ऐड कर देगी और प्लस म्यूकस ऐड कर देगी। फिर नीचे आया तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि ने सिट्रिक एसिड और आयंस रिलीज कर दिए, और फिर और नीचे आए तो ये बल्ब के आकार की जो ग्रंथियां होती हैं, जिनको बल्बोरथल ग्लैंड्स कहते हैं, इन्होंने ल्यूब्रिकेंट ऐड कर दिया। तो देखो अब स्पर्म्स के अंदर गति आ गई, स्पर्म्स के पास एनर्जी आ गई, और स्पर्म्स यहां वहां चिपकेंगे नहीं। अब क्या होगा, अब इस हिस्से से यहां से ऐसे बाहर निकल जाएंगी ये सारी चीजें। इस हिस्से को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है, बाह्य जननांग अंग होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी हिस्से को बोलते हैं हम यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग, पेशाब वाला रास्ता भी यही है। देखो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए यूरिन यानी पेशाब स्टोर होता है। तो यहां से पेशाब आया, यहां से देखो ये सारी चीजें आई, तो ये एक ही हिस्सा है ना जहां से बाहर यूरिन भी निकलता है और जहां से बाहर स्पर्म्स भी निकल रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स इजैक्यूलेशन। इसी हिस्से से यूरिन बाहर जाता है और इसी हिस्से से क्या होता है, ये सारी चीजें बाहर जाएंगी। अब ये सारी चीज मिलकर कहलाती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट डाल के लिखना, अब देखना आपको कितना आसान लगेगा पढ़ना। मुझे बताओ पीछे से क्या क्या आया, स्पर्म्स आए कि नहीं आए? जी मैम, स्पर्म्स क्या होते हैं, एक प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ये क्या है, ये शुक्राणु है। प्लस क्या ऐड हो गया स्पर्म्स के साथ, म्यूकस। अब बताओ म्यूकस किसने ऐड किया, आप बताओ, ये एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा। प्लस क्या ऐड हो गया इसके साथ, फ्रक्टोज। यही एग्जाम का क्वेश्चन है कि फ्रक्टोज क्या काम करता है, कौन बनाता है, या पूछेगा, ज्यादा हद तक जाकर पूछेगा एग्जामिनर, तो पूछेगा कि स्पर्म्स के अंदर एनर्जी कहां से आती है। इसके साथ क्या हो गया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल किसने ऐड किया, आंसर बताओ फटाक से। यही एग्जाम के क्वेश्चन है, जो मैं बता रही हूं ना, बस डिट्टो यही एग्जाम के क्वेश्चन है। प्लस कौन कौन से आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस, मैंने कैल्शियम का सिंबल लिख दिया है। प्लस कौन से आयंस होते हैं बताओ फटाक से, प्लस होते हैं मैम फॉस्फेट आयंस, फॉस्फेट आयंस। और प्लस साथ में क्या हुआ, प्लस मैम ल्यूब्रिकेंट आ गया। ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है गाढ़ा सा लिक्विड, और कुछ भी नहीं, गाढ़ा सा लिक्विड जो सीधा स्पर्म्स को बाहर निकाल देगा। ये सारी चीजें होगी, हाँ कि ना, सारी चीजें होगी जी मैम। इन सारी चीजों को मिक्स करके क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो इसको कहा जाता है सीमेन। इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में वीर्य बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ये लो, और ये सीमेन मेल इजैक्यूलेशन के समय मेल बॉडी से बाहर निकलता है, सीमेन निकलता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेल इजैक्यूलेशन के समय सिर्फ स्पर्म्स निकलते हैं, ना बेटा, सीमेन निकलता है। सीमेन क्या होता है, दूधिये रंग का चिपचिपा पदार्थ जिसके अंदर स्पर्म्स है, जिसके अंदर फ्रक्टोज है, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड है, जिसके अंदर फॉस्फेट आयंस है, और जिसके अंदर ल्यूब्रिकेंट है। तो इस हिस्से से जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं तो इस समय इस पेनिस से जो बाहर दूधिये रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको हम सीमेन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। ठीक है अब मेरी बात समझ में आई जी मैम। तो सीमेन में क्या क्या पाया जाता है, कौन सी सेल्स होती हैं, क्वेश्चंस के आंसर करते जाना, मैं जो पूछ रही हूं आपसे। सीमेन में कौन सी सेल्स होती हैं, स्पर्म्स। सीमेन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। सीमेन में कौन सी शुगर होती है,
फ्रक्टोज। कौन से आयंस होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट आयन। सीमेन के अंदर आप बोलोगे ल्यूब्रिकेंट होता है, गाढ़ा सा लिक्विड आता है। ये लो, तो मेल बॉडी से एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया से जो बाहर निकलता है दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ, जिसका पीएच 7.2 से 7.4 यानी एल्कलाइन नेचर का होता है, आपको मैं अभी लिखवाऊंगी, उसको हम सीमेन कहते हैं। यानी कि मैम वीर्य के अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं। जी हाँ, चलिए फिर आइए आपके बहुत सारे डाउट खत्म करते हैं जो आप बहुत बार एग्जाम में भी आते हैं और आप बहुत बार इधर उधर पूछते रहते हैं, है ना। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं तुम लोगों की, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं आपके बताऊं। ये जो सीमेन होता है इसकी पीएच का मान क्या होता है? आप बोलोगे ये एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच होता है वो 7.2 से 7.4 होता है। बेटा जब भी किसी सॉल्यूशन के पीएच का मान 7 से ऊपर होता है, 14 से नीचे होता है, उसको हम एल्कलाइन या उसको हम बेसिक नेचर वाला कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? एल्कलाइन या बेसिक नेचर वाला कहते हैं। जब एक बार सीमेन निकलता है तो कितना निकलता है? अप्रोक्स 1 एक टाइम में, मतलब एक बार में जब बाहर निकला इजैक्यूलेशन के समय, तो 3 ml। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? क्वांटिटी की बात करोगे बेटा तो 3 ml निकलता है। और जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाली हूं ना, उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस 3 ml सीमेन में लगभग 100, आप इसे लिख लो, 20 मिलियन से लेकर 20 मिलियन से लेकर कितने 200 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं इसके अंदर। हाँ, अगर बहुत हेल्दी कंडीशन में निकला है तो ये 300 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की जब बात करते हो तो 20 मिलियन से लेकर 200 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं जब एक बार मेल बॉडी से सीमेन एजैक्यूलेट। एजैक्यूलेशन का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो कितने मिलियन? 20 मिलियन से लेकर 200 मिलियन स्पर्म्स है। ये स्पर्म्स की संख्या लिखवाई है मैंने, ये शुक्राणु कोशिकाओं की संख्या बताई है मैंने आपको, ये वाली। हाँ, ये वाली। आ गई मेरी बात समझ में? यस और नो? यस मैम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीमेन क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये इसका कंपोजिशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसकी पीएच का मान कितना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बारी में सीमेन निकलता है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 3 ml, 2.5 से 3 ml ऑन एन एवरेज, ठीक है। उसके अंदर कितने स्पर्म्स हो सकते हैं? 20 मिलियन से 200 मिलियन तो एवरेज है। किसी किसी में 250 मिलियन 300 मिलियन निकल रहे हैं तो वो हेल्दी सीमेन माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन होता है, मेल बॉडी से बाहर निकलते हैं ये स्पर्म्स। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? ये सारे नाम आप जानते हो, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया एक एक करके। ये एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में आपको कुछ नहीं लिखना है, आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, कि ये कॉमन पैसेज है यूरिन निकलने के लिए और सीमेन के इजैक्यूलेशन के लिए। क्योंकि यहां पर ब्लैडर होता है तो इसमें यूरिन स्टोर होता है, पेशाब होता है, तो पेशाब ऐसे आया नीचे और यहां से ये सारी चीजें बन बन के ऐसे आ रही हैं और ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम सीमेन। तो इस यूरेथ्रा के ओपनिंग होती है, यानी कि मूत्र मार्ग की ओपनिंग होती है, तो यहां से सीमेन का इजैक्यूलेशन हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। बोलते ना स्पर्म्स का हेल्दी काउंट नहीं है है ना। हेल्दी काउंट का मतलब है स्पर्म्स में एनर्जी नहीं है, स्पर्म्स ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। स्पर्म्स के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो स्पर्म्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, फीमेल के प्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए तो बेटा क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी वो इंसान पिता नहीं बन पाएगा। या डॉक्टर कहता है स्पर्म्स में क्वालिटी नहीं है ना। आप क्या सोचते हो? आप में क्वालिटी नहीं है? स्पर्म्स में भी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है उनमें एनर्जी होनी चाहिए, उनमें ट्रैवल करने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी जाकर वो फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता है। या डॉक्टर बोलता है स्पर्म्स का काउंट कम है। काउंट कम मतलब स्पर्म्स कम आए हैं तो कम प्रोबेबिलिटी है पिता बनने की, माँ बाप बनने की। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ जी मैम, आ रही होगी सारी बात। अब जरा मेरी बात ढंग से समझना।
मैंने कहा कि इतने सारे स्पर्म्स, कितने मैम, 20 मिलियन से 300 मिलियन तक भी हो सकते हैं ये, लेकिन आप तो मान के चलो 200 मिलियन स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म होगा जो स्पर्म अंडे को जाकर फर्टिलाइज कर पाएगा और जिससे एक बच्चा पैदा होगा। अब आप कहोगे मैम बच्चे तो 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। रुक जाओ, हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम अब नॉर्मल केस की बात नहीं कर रहे। बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एक बारी में 6 भी हो सकते हैं। अभी तो हुआ था पीछे पाकिस्तान में एक लड़की ने 6 बच्चों को जन्म दिया था एक साथ। यूपी में अभी एक गांव में 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, वो हो सकता है। मैं नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ। तो आप अपने आप को बहुत लकी महसूस करो कि 200 मिलियन में से एक स्पर्म था जिस स्पर्म ने अंडे को जाके फर्टाइल किया, तो आप पैदा हुए बेटा, है ना? तो लकी तो हैं आप। जी मैम। अब ये कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का योगदान यहां पे खत्म। एक बच्चा पैदा करने में मेल जो होता है, पिता जो होता है, फादर होता है, उसका यहां तक रोल वेरी करता है। हाँ, अब क्या होगा? अब फीमेल बॉडी में ये स्पर्म्स जाएंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन मैं एक बात याद रखना, लड़का मतलब बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें 50% योगदान लड़के का है, 50% योगदान लड़की का है। लेकिन जनरली ये होता है किसी लड़की को बच्चा नहीं हो रहा तो बोलते हैं इसी में कमी है, इसी में कमी है। अरे भैया, कमी तो लड़के में भी हो सकती है। उसके स्पर्म्स में फर्टाइल करने की हिम्मत ही नहीं है, उसके स्पर्म्स का काउंट कम है, उसकी क्वालिटी बेकार है, स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं। तो ये कमियां तो लड़के की है ना, लड़की की कहां से है ये कमियां? तो बच्चा पैदा करने में 50% योगदान लड़के का है और 50% योगदान लड़की का है, बराबर है भैया, याद रखना, ठीक है? तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में इतना ही सारा आपको याद रखना है, इससे ज्यादा इससे कम कुछ नहीं पढ़ना है। आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर लो, इसी से आज तक क्वेश्चंस बने एग्जाम में और इसी से आएगा एग्जाम में। तुम्हें नहीं पढ़ना है कहीं से भी कुछ, लेकिन इसको इतने अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन ना छूट जाए, बस, ठीक है? चलिए फिर अब हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र। एक बच्चा पूछ रहा है मैम स्पर्म्स की लाइफ क्या होती है? रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सब पढ़ाएंगे आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र कैसे काम करता है? अभी तक तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कैसे बना हुआ होता है? चलो फोटो दिखाते हैं आपको सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ऐसा दिखता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा प्रजनन तंत्र इस तरीके से दिखता है। मैम अंडा 2 होता है तब भी बच्चा, अरे मैंने कहा ना हम पढ़ाएंगे, रुक जाइए। मैम अगर किसी इंसान का यूरिनरी ब्लैडर फट जाए तो क्या हो जाएगा? बेटा गायब हो जाएगा वो इंसान। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर फटने से, अंदर ही फटने से ब्लीडिंग इंटरनली हो जाती है। अभी बताएंगे ट्विंस बच्चे कैसे पैदा होते। तुम्हें बहुत जल्दी है जानने की ना ट्विंस की, तुम पहले एक तो कर लो ढंग से। हाँ चलो, बच्चे पैदा करना आजकल आसान काम नहीं बचा है। आप देख नहीं रहे हो, एक छोटे से शहर के अंदर हर 5 किलोमीटर दूर पे एक फर्टिलिटी सेंटर खुला हुआ होता है। आईवीएफ जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पर देखना हर 20 किलोमीटर की दूरी पे एक आईवीएफ सेंटर है। कभी सोचा ही आईवीएफ सेंटर इतने मेन रोड पे खुले हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो भैया खर्चा कहां से आ रहा है? क्योंकि इंडिया में बढ़ इतना रहा है। इंडिया में नेचुरल बच्चा कहां से पैदा कर पा रहे हैं लोग? आजकल आईवीएफ से बच्चे पैदा हो रहे हैं, देखा है आपने? तो ये क्यों हो रहे हैं समझ रहे हो? क्योंकि नेचुरल तरीके से पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो भैया लैब में जाने की जरूरत पड़ रही है उन्हें। तो ये भारत देश में आज से 15 से 20 साल के बाद अगर 10 पेरेंट्स हैं तो उनमें से सिर्फ 8 पेरेंट्स ही होंगे जिनको नेचुरल तरीके से बच्चा होगा। सॉरी, सिर्फ 2 ही पेरेंट्स होंगे जिनको नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा होगा, बाकी 8 तो आईवीएफ पे जा रहे होंगे, है ना? तो इतने सारे आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं तो चल भी रहे होंगे। और चल कैसे रहे हैं? जब इंसान नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा तभी तो चल रहे हैं। नहीं तो काय को खुलते इतने सेंटर? आज से 20 साल पहले कोई जानता भी था आईवीएफ क्या होता है? कोई नहीं जानता था।
विदेशों में जाके करवाते थे लोग बच्चे आईवीएफ से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में थी नहीं, इंडिया में जरूरत नहीं थी इस टेक्नोलॉजी की। लेकिन अब देखो आप, छोटे से टाउन में खुलने लग गया है, गांव में आईवीएफ सेंटर खुलने लग गए। हैरानी की बात तो ये है, शहर छोड़िए आप। तो चलिए छोड़िए, सब बात करेंगे। पहले आप देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, ऐसा दिखता है। अब इसमें जितने भी नाम है, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो होता कहां है, लोकेशन क्या होती है मैम, पेल्विक रीजन। अगर लोकेशन पूछे कि कहां पर होता है, भाई फीमेल बॉडी में तो होता है, लेकिन कोई तो स्थान होगा जहां पर ये होगा। तो जिस जगह होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में होता है, श्रोणी भाग में होता है, श्रोणी भाग में होता है, पेल्विक रीजन में होता है। और मैंने कल पढ़ाया था पेल्विस या पेल्विक पार्ट हम किसको बोलते हैं, जहां पर आंतें खत्म हो जाती हैं उस हिस्से को हम पेल्विक पार्ट बोलते हैं, उसको हम पेल्विक हिस्सा कहते हैं, है ना जी मैम। आ जाइए नेक्स्ट लिखो, पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे, वैसे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स या ऑर्गन्स के मिलने से सिस्टम बनता है। तो मैं ये या तो ये कह दूं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, या मैं ये कह दूं भाग कौन कौन से हैं, तो बात बराबर है। आइए सबसे पहले पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए। एक नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं हम ओवेरी। अगर एक लिखना है तो ओवेरी लिखो, दो लिखना है तो अंडाशय, ओवेरीज हो जाएगा। जैसे लड़कों में एक जोड़ी टेस्टिकल होते हैं, वैसे लड़कियों में एक जोड़ी ओवेरीज होते हैं, अंडाशय होते हैं। ठीक है, अभी सब दिखाएंगे। उसके बाद दो नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिका नली, जो अंडाणुओं का वाहन करती है। अरे जैसे मेल बॉडी में थे वास डेफरेंस, यहां पर हो जाती है फैलोपियन ट्यूब। नंबर 3 में जो आता है उसको बोलते हैं हम यूटेरस। यूटेरस जिसको हम दूसरा नाम वूम्ब बोलते हैं, गर्भ या गर्भाशय। जनरली लोग बोलते हैं एक मां ने अपने बच्चे को पेट में 9 महीने रखा। हट, पेट में थोड़ी ना रखती है, पेट में रखेगी तो खाना कहां जाएगा, वो अपने यूट्रस में रखती है। ये हम लोग बस सेंटेंस गलत बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, है ना। तो गर्भाशय जहां पर एक मां अपने बच्चे को 9 महीने तक रखती है उसको यूट्रस कहते हैं। 4 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स। सर्विक्स हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा, ग्रीवा। और 5 नंबर पे जो आता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेजाइना। वेजाइना जिसको हिंदी में हम योनि कहते हैं। अब ये तो आपको सारे ऑर्गन्स का नाम पता लग गया। अब मैं आपको इनकी फोटो दिखाती हूं, सुनो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन 5 ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे मेल बॉडी में एक जोड़ी टेस्टिकल होते हैं, वैसे यहां पर एक जोड़ी ओवेरीज होती हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। नाम से क्लियर, जहां पर अंडों का निर्माण हो वो अंडाशय है। उसके बाद 2 नंबर पे जैसे मेल बॉडी में स्पर्म्स को ट्रांसफर करने के लिए वास डेफरेंस थी, वैसे यहां पर फैलोपियन ट्यूब एक नली होती है। तीसरा, यूट्रस गर्भ होता है, मेल बॉडी में यूट्रस नहीं होता है। अगर लड़कों के पास यूट्रस होता तो बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी लड़कों की हो जाती, है ना। कभी सोचा है लड़के बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बच्चा रखने की जगह नहीं है। जगह यानी यूट्रस नहीं है, वुम्ब नहीं है, गर्भाशय नहीं है। और 5 नंबर पे आता है सर्विक्स और 6 नंबर पे आता है वेजाइना। चलिए मैं आपको दिखाती हूं ये सारे ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स होते कैसे कैसे हैं, देखो। ये रहा ओवेरी, एक ओवेरी, 2 ओवेरी, अंडाशय जहां पर अंडों का निर्माण होता है। लेफ्ट राइट दिख रहे हैं, हाँ जी मैम। फिर ये जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, ये नली दिख रही है आपको, हाँ जी मैम, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका नली जो अंडाणुओं का वाहन करती है। फिर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम यूट्रस, इसे बोलते हैं हम गर्भाशय, गर्भ, जहां पे बच्चा रहता है 9 महीने तक। और यहीं पर बच्चे में 9 महीने तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, बच्चे का भ्रूणीय विकास होता है बच्चे का। बाद में 9 महीने के बाद ये यूट्रस का मुंह होता है, ये यूट्रस का माउथ होता है, इसको सर्विक्स कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। इस यूट्रस के माउथ की ओपनिंग हो जाती है, मुंह खुल जाता है 9 महीने के बाद, जिस दिन बच्चे को जन्म देना होता है उस दिन। और इस हिस्से से वेजाइना से होता हुआ बच्चा बाहर निकल जाता है, उस बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चा बाहर की दुनिया में आ जाता है।
9 महीने इस दुनिया में रहा था और उसके बाद बच्चा बाहर आ जाता है, बाहर की दुनिया में आ जाता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इनसे बना हुआ है। हाँ जी मैम। तो आइए फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? तो 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होती है? ओवेरीज। 1 लिखना है तो ओवेरी, 2 लिखनी है तो ओवेरीज। तो नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे ओवेरी या ओवेरीज लिख दो, जैसा आपको लिखना है वैसा लिख दो। अंडाशय, अंडाशय, ओवेरी। जैसे मेल में टेस्टिकल था, 1 को टेस्टिकल बोला, 2 को क्या बोला था? टेस्टिस। ओवेरी, ओवेरी में क्या होता है? नाम से क्लियर है। ओवेरी होती कितनी है? 1 पेयर, 1 जोड़ी ओवेरी, 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं। काम क्या होता है? अंडा बनाना। और अंडा बनने की जो प्रोसेस होती है उसको नाम देते हैं oogenesis। बेटा जेनेसिस शब्द जब भी देखो ना, उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ग्लूकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनना। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोज बनना, है ना? आ जाओ जरा। oogenesis शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग्स, फॉर्मेशन ऑफ एग्स, अंडाणुओं का निर्माण होना। अब बेटा एग भी बोलते हैं इसको, ओवा भी बोलते हैं इसको, और इसको ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, ओवम का मतलब होता है एक, ओवा का मतलब है बहुत सारे। हिंदी में बोलते हैं अंडाणु या डिंब कोशिका। हिंदी में या तो अंडाणु बोलेंगे या डिंब कोशिका। अंडाणु कोशिका या डिंब कोशिका का निर्माण करता है कौन? कौन? ओवेरी। कोशिका का निर्माण करना या निर्माण होना। oogenesis किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा या ओवम। अंडाणु कोशिका या डिंब कोशिका का बनना क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। ऊ का मतलब यहां पर है एग या अंडा। अच्छा, ये अंडा कब बनता है? जब कोई लड़की पैदा होती है तो जन्म के साथ ही उसमें बहुत सारे अंडे बन के आते हैं। हाँ, जब कोई लड़की पैदा होती है बाय बर्थ, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये oogenesis कब होता है? बाय बर्थ ही हो जाता है बेटा। बाय बर्थ का मतलब है जन्म के साथ ही उस महिला के अंदर अंडे बन के आते हैं। फिर मैम ऐसा क्यों कहते हैं कि 12-13 साल में अंडा बनता है? ना, 12-13 साल में अंडा मैच्योर होता है। जब कभी किसी महिला की प्यूबर्टी एज शुरू होती है 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में, तब वो अंडा मैच्योर होता है बेटा। लेकिन होता उस बच्ची के अंदर बचपन से ही है। बचपन से ही ओवरी है तो बचपन से ही अंडे बन के आएंगे भैया, है ना? मेरी बात समझ में आई? जी मैम। अब बात करते हैं कि जब कोई लड़की की प्यूबर्टी एज शुरू होती है, प्यूबर्टी एज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किशोरा अवस्था, अब वो कब शुरू होती है? तो बेटा उस महिला की, उस बच्ची की जब उम्र हो जाती है 11 से 12 साल। लेकिन आजकल तो खाना पीना ऐसा हो गया है कि 8-9 साल की बच्ची को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जा रहे हैं। 13 साल की बच्ची तो आजकल प्रेग्नेंट हो जा रही है। जमाना खराब आ गया है, देखा ही होगा आपने, है ना? तो 11-12 साल, लेकिन कभी कभी थोड़ी लेट भी आ सकती है। 12-13 साल में जब किसी लड़की की प्यूबर्टी एज शुरू होती है तो उस समय उस महिला के अंदर जो अंडे थे वो अंडे मैच्योर होकर पहली बार ओवेरी से बाहर निकलते हैं, पहली बार बाहर निकलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब बच्ची का जन्म हुआ था तो उस समय उसमें अंडा तो था लेकिन वो मैच्योर नहीं था, इमैच्योर था। तो इमैच्योर अंडे को नाम क्या देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। लिखना इस चीज को, पूछा हुआ है ये। इमैच्योर यानी कि बिना पका हुआ अंडा, इमैच्योर एग क्या कहलाता है? ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहलाता है? ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। हिंदी में नाम नहीं है बेटा इसका, हिंदी में सेम नाम लिखना पड़ेगा आपको। जब एग्जाम में आएगा तो इसी नाम से आएगा, ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है
तब उसे अंडा कहते हैं, तब उसे एग, ओवा, ओवम किसी भी नाम से जान सकते हैं। यानी कि जब मैच्योर एग होता है, परिपक्वता वाला, पक गया वो, अब वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, तब उसको हम क्या नाम देते हैं? ओवम नाम देते हैं, यानी डिंब कोशिका नाम देते हैं। तो क्या समझे आप? समझे कि कोई भी लड़की जब जन्म लेती है तो उस समय उसके बॉडी में अंडे होते हैं, लेकिन वो अंडे मैच्योर होकर ओवेरी से बाहर कब आते हैं? जब उसकी प्यूबर्टी एज शुरू होती है। और वो कब? वो 10 साल, 11 साल, 12 साल, कुछ भी हो सकती है ना? ठीक है, चलो अब आओ, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जब पहली बार लड़की का अंडा ओवेरी से बनकर बाहर निकला तो उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, ये अंडा कब निकलता है? जब कोई लड़की 11-12 साल की होती है, उसकी प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आप आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं, उसको पहली बार ब्लीडिंग होती है, उसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो जब कभी किसी, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है। मैं कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बिकॉज एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म चक्र। जब पहली बार किसी बच्चे का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, उसे पीरियड्स आए, तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको नाम क्या दिया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे नाम दिया जाता है मेनार्की। मेनार्की हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन। मेनार्की कब पहली बार किसी लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, उसमें उसको पीरियड्स आ गए, उसका अंडा बाहर निकल गया, इसको मेनार्की बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। जब ये लड़की 45 से 50 साल में हो जाती है, तो उसका लास्ट वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट का मतलब है आखिरी या अंतिम, जब अंतिम बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो बेटा उसे कहा जाता है मीनोपोज। मीनोपोज, पोज का मतलब क्या होता है? रुक गया। और हिंदी में बोलते हैं रजोन वृत्ति। हिंदी में कहते हैं रजोन वृत्ति। तो क्या समझे आप? आप समझे मोटा मोटा कि जब बच्ची का जन्म होता है तभी उसमें अंडे आते हैं साथ में। जी हाँ, कहां पर? उसके ओवेरी में। लेकिन वो ओवेरी से अंडा बाहर कब निकलता है? मैच्योर होने के बाद। मैच्योर कब होते हैं ये? जब वो बच्ची 11-12 साल की या 12-13 साल की होती है तब। और जब मैच्योर होते हैं तब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको मेनार्की, रजोदर्शन कहा जाता है। और लास्ट टाइम पर जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था तो उसको मीनोपोज कहा जाता है। अब ये मेनार्की कब होता है? जब वो बच्ची 11-12 साल की होती है। साइंस की नजर में यही होना चाहिए। बाकी आजकल खाना पीना, रहन सहन ऐसा हो गया, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि 8-9 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आ जाते हैं। लास्ट मीनोपॉज कब आता है? 45 से 50 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। यानी कि मैम 45-50 साल के बाद कोई लड़की मां नहीं बन सकती। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूं। मैं यही कहना चाह रही हूं कि 45 से 50 साल के बाद उसको मीनोपोज हो जाता है। मीनोपोज का मतलब है अब उसमें अंडा ओवेरी से बाहर नहीं निकल रहा है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है। तो अब वो लड़की नहीं, अब तो वो क्या बन गई है? मतलब लेडी बन गई है। अब उस लेडी को क्या नहीं हो सकता? अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। पॉइंट मेरा क्लियर हो गया? जी मैम। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं और लास्ट वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? बता दोगे? जी मैम बता देंगे। ये कहते हैं, हाँ जी। तो ओवेरी ने क्या किया? एक तो ओवेरी का काम क्या हो गया? अंडा बनाना, बना के उसे बाहर निकालना। अब बाहर कहां? आप क्या सोच रहे हो? सुनो, आओ यहां पर देखो। ये होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है ओवेरी, ये ओवेरी है। यहां पर अंडा बन गया था, मतलब बचपन में ही जब जन्म हुआ तब साथ में अंडे आए, बहुत सारे अंडे आते हैं। अब ये अंडा ओवेरी से बनकर ऐसे पहली बार बाहर कब आता है? जब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब। अब बाहर कहां आया है? इस फैलोपियन ट्यूब में आया है, जिसको हम अंडवाहिका नली कहते हैं। तो बाहर का मतलब आपकी मैम ये कहना चाह रही है ओवेरी से बाहर आ गया। मैं बॉडी से बाहर की बात नहीं कर रही हूं, अंडाशय से बाहर आ गया। अरे जैसे मेल बॉडी में टेस्टिस से बाहर आ रहे थे स्पर्म्स,
वैसे यहां पर ओवेरी से बाहर आ गए हैं अंडे, एग। हाँ जी, आगे बात समझ में? जी मैम, आ जाओ। अब ओवेरी ने एक तो काम क्या कर दिया, अंडे को बाहर बना के बाहर निकालना। दूसरा काम ओवेरी क्या करता है, ओवेरीज यानी कि अंडाशयों का दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना, हार्मोन्स बनाना। जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा था, वैसे यहां पर हार्मोन्स लिखा है, तो एक से ज्यादा हार्मोन बनाती है ये। कौन सा? पहला जो हार्मोन बनाती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। लिखा जाता है ओ से, प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साइलेंट हो जाता है, एस्ट्रोजन होता है। और इसी एस्ट्रोजन को कहा जाता है फीमेल हार्मोन। जैसे लड़कों का कौन सा हार्मोन था बेटा? टेस्टोस्टेरोन। वैसे लड़कियों में कौन सा है? मादा हार्मोन, जिसको फीमेल हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। जैसे मैंने कहा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक लड़के को लड़की से अलग बनाता है, वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन है, एक लड़की को लड़के से अलग बनाएगा। ये लड़की को लड़के से अलग बनाएगा। एग बन के बाहर निकालने का काम करेगा, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने का काम करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने का काम करेगा। तो यही तो काम होते हैं। लड़कियों के कैरेक्टर्स लड़कों से अलग यही तो होते हैं, है ना। दूसरा, यही ओवेरीज अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसमें एक और हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा बेटा? प्रोजेस्टेरोन। और इतनी बार एग्जाम में आता है, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा? प्रेगनेंसी हार्मोन, गर्भाधारण वाला हार्मोन। यही हार्मोन है जो किसी लड़की को प्रेग्नेंट करता है। ये गर्भाधारण हार्मोन कहलाता है हिंदी में, गर्भ का धारण करवाने वाला। बच्चा जो है, अगर किसी महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ना निकले तो वो मां नहीं बन सकती बेटा। लड़की तो वो है, क्योंकि लड़की वाले तो कैरेक्टर्स ये ला रहे हैं, एस्ट्रोजन। तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन से हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन को। कौन सा हार्मोन फीमेल हार्मोन कहलाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब कोई लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तभी उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, नॉर्मल केस में नहीं निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नॉर्मल केस में कौन सा? एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन तो निकलता है, वो तो निकलता रहता है। लेकिन अगर ये महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें कौन सा? प्रेगनेंसी वाला हार्मोन भी बन गया है। और कौन सा प्रेगनेंसी वाला हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे फीमेल में क्या होता है बेटा? एस्ट्रोजन। अब मेल बॉडी में तो प्रेगनेंसी का कोई काम ही नहीं है, तो बेटा फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन निकलता है। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाता कौन है? ये दोनों ही बनाने का काम ओवेरी का होता है, ये दोनों ही बनाने का काम अंडाशय का होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एग जो है वो बनते कहां हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ओवेरीज में, अंडाशय में बनते हैं। कब बनते हैं? बाय बर्थ। एग मैच्योर कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था के समय ये एग मैच्योर होते हैं। जो इमेच्योर एग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। मैच्योर होने के बाद अंडा क्या कहलाता है? ओवम, डिंब कोशिका कहलाता है। आपसे पूछेगा कि जब किसी महिला का फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या कहते हैं? मेनार्की। लास्ट को क्या कहते हैं? मेनोपॉज। आपसे पूछेगा फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। दोनों कौन बनाता है? तो दोनों ओवेरीज बनाते हैं, अंडाशयों के द्वारा बनते हैं ये। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई आप लोगों को? जी मैम, आ गई। कोई डाउट? नहीं है डाउट? नहीं है तो ओवेरी ने क्या काम किया? ओवेरी ने ऐसे अंडा बना के बाहर निकाल दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऐसे अंडे बन गए। अब ये अंडा बनके यहां पर बाहर आ गया। किस जगह आता है? फेलोपियन ट्यूब में आता है। तो फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। ये हम कल पढ़ेंगे, आज वैसे भी खत्म नहीं हो पाएगा, अभी तो बहुत बचा है। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। राइट, जल्दी बताओ। अब किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो कल हम फर्टिलाइजेशन, यूट्रस, ये सारी बातें पढ़ेंगे
और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई डाउट हो, किसी को कैसा भी डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। भाग्यश्री कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। बेटा क्लास ही खत्म हो गई है। हाँ वैसे गुड आफ्टरनून मैम। जेंडर चेंज कैसे होता है? चलिए ये बाद में बताएंगे, अभी छोड़िए आप। मैम हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। कोई बात नहीं, आप पीछे। अच्छा, कोई भी बच्चा अगर आज और कल बैच ज्वाइन किया है तो प्लीज वो पीछे की क्लासेस देखकर आए और परसों से मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि कल की क्लास भी जो आज नहीं पढ़ेगा उसको कल की क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, 1 घंटा कब कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चलता है बेटा, है ना। आज तो बहुत जल्दी टाइम गया, मुझे ही पता नहीं लगा हाँ कि 1 घंटा कब निकल गया। चलिए, कोई डाउट नहीं है, होगा भी नहीं डाउट आपको। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत डाउट आएंगे, है ना। नहीं आने चाहिए। मैम किसी का फेफड़ा क्यों सिकुड़ जाता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे सिकुड़ जाता है, बिकॉज यूट्रस बड़ा हो जाता है, ऊपर फेफड़ों पे जोर पड़ता है। सब पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है मैम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाओगी? बिल्कुल करवाऊंगी, चैप्टर तो खत्म होने दो भैया। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी क्वेश्चंस आएंगे, फीमेल के भी आएंगे। तुम काहे को घबरा रहे हो? सारों के PYQs भी करवाऊंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तुम काहे को टेंशन ले रहे हो जब हूं ना मैं। बेफिक्र होके आंखें बंद करके पढ़ाई करो आप, ये मेरा काम है। क्वेश्चंस करवाना, कैसे एग्जाम में आते हैं वैसे बताना। आप लोग रोज मत बोला करो मुझे, ये मेरा काम है, मुझे अच्छे से पता है कैसे करना है। ठीक है, ओके। इस चैप्टर की वेटेज तो बेटा इतनी है कि रेलवे में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।